हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जेनेटिक्स की अनदर क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करेंगे। वैसे तो हम जेनेटिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन मेरा टारगेट है कि आपको हर तरह के का क्वेश्चन मिले, हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करें और न्यूमेरिकल जो होते हैं जेनेटिक्स के वो भी हम सॉल्व करें। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन सीरीज में भी मैंने आपको हर तरह के का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया है और आज फिर हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, एंड आई होप कि आपको इस क्वेश्चन सीरीज से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रुधिर वर्ग ए वाला एक व्यक्ति रुधिर वर्ग बी वाली एक महिला से विवाह करता है, तो उनके बच्चों के सभी संभव रुधिर वर्ग कौन से होंगे। तो हमें यहाँ पे बताना है कि एक ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप बी है, ये दोनों दंपति हैं और जब इनका विवाह होता है तो इनसे होने वाले जो भी प्रोजेनी हैं, इनसे होने वाले जो भी डॉटर्स हैं, सन हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उनके ब्लड ग्रुप की, ये हमको बताना है। और हर साल ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चन आप पहले से ही उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखिए, हर साल इससे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप ए को लेंगे। मेल के लिए डिसाइड किया है कि मेल यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए वाला है, तो मेल का ब्लड ग्रुप है ए, मेल का ब्लड ग्रुप है ए, तो मेल का ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए दिया है और फीमेल का दिया है बी ब्लड ग्रुप, फीमेल का है बी ब्लड ग्रुप, राइट। अब इनके मध्य जब क्रॉस होगा, इनके बीच में जब क्रॉसिंग होगी, तो पॉसिबल क्या यहाँ पे आपके फिनोटाइप होंगे, क्या ब्लड ग्रुप होगा, वो हमको बताना है। इसके लिए हम क्रॉस करवाते हैं। आई ए में इसका जीनोटाइप इस तरह से हम लिखेंगे, आई ए और आई स्मॉल आई, और बी वाली महिला का लिखेंगे आई बी और स्मॉल आई। इनके बीच जब क्रॉस करवाते हैं तो आई ए और आई बी, ए बी ब्लड ग्रुप वाले यहाँ पर इनकी संतति मिलती है। एक मिल रहा है आई बी और आई स्मॉल आई, इसका इससे क्रॉस होगा तो आई ए और स्मॉल आई और स्मॉल आई स्मॉल आई। तो आप देख रहे हो कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो रही है। ब्लड ग्रुप ए बी यहाँ पे हमको मिला है, ब्लड ग्रुप बी मिला है, ब्लड ग्रुप ए मिला है, और जब आई आई लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है ब्लड ग्रुप ओ को। तो हमको 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिले हैं, ए बी, बी और ए और ओ, तो 4 यहाँ पे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज हैं। तो आंसर देख लेते हैं। यहाँ लिखा है केवल ए बी और ए बी, ए बी और ओ, और केवल ओ और केवल ए बी, तो आंसर हमारा होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने प्रयोग में मटर के पौधे में विषम लक्षणों के कितने युग्मों का अध्ययन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुनाव किया था मटर का, जो कि उद्यान मटर थी, और उस उद्यान मटर पर उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो 7 विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया गया था, तो आंसर होगा थर्ड। बहुयुग्म विकल्पी कहाँ उपस्थित होते हैं। अब देखिए, ये कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिनका डेफिनेशन हमको एज इट इज लर्न करनी होती है, राइट। हालांकि ये टर्म्स हैं, ये शब्द हैं जिनकी मीनिंग हमें पता होने चाहिए। तो बहुयुग्म विकल्पी, आप समझ गए कि बहुयुग्म विकल्पी का मतलब क्या होता है। यदि जीन है और उसके एक से ज़्यादा युग्म विकल्पी है, एक से ज़्यादा एलील हैं, तो उसे हम कहेंगे बहुयुग्म विकल्पी। तो बहुयुग्म विकल्पिता कहाँ उपस्थित होती है। पहला ऑप्शन है एक ही गुणसूत्र के विभिन्न बिंदुओं पर, सेकंड है गुणसूत्र के एक ही बिंदु पथ पर, थर्ड ऑप्शन है जो कि क्लियर नहीं लिखा हुआ है, और फोर्थ है विभिन्न गुणसूत्रों पर। तो बहुयुग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं गुणसूत्र के एक ही बिंदु पथ पे, तो आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलील क्या होते हैं। सो देखिए, एलील क्या होता है। एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, किसी भी जीन के एकांतर रूप को हम एलील्स कहते हैं। और ये एलील के लिए क्या डेफिनेशन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपको थ्योरी पार्ट में बता चुकी हूँ।
और देखिए, अगर आपको जेनेटिक्स आप पढ़ रहे हैं और जेनेटिक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता एलील क्या है, तो सबसे पहले तो आप एलील की डेफिनेशन और एलील को अच्छे से समझिए। ये बहुत ही बेसिक है पूरे जेनेटिक्स को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, क्या होते हैं एलील? अयथार्थ प्रजननकारी संयुग्मज। सेकंड है जीनों के विभिन्न आणविक रूप। थर्ड है विषम युग्मज। और फोर्थ ऑप्शन दिया है विभिन्न फिनोटाइप। तो हमें बताना है कि एलील क्या होते हैं। तो जीनों के विभिन्न आणविक रूप को हम एलील कहते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी-विनबर्ग साम्य में समष्टि नहीं पाई जाएगी। तो हार्डी-विनबर्ग साम्य में समष्टि नहीं पाई जाएगी। पहला ऑप्शन है हार्डी-विनबर्ग लो, तो आपको पता ही है, हमने p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq ये फॉर्मूला देखा है। और हार्डी-विनबर्ग का फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब जो समष्टि है, जो पॉपुलेशन है, वो साम्य अवस्था में है। लेकिन अगर वैल्यू 1 से हटकर या 1 से माइनस में आती है या फिर 1 प्लस में आती है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे साम्य अवस्था नहीं है। तो पूछा गया है कि हार्डी-विनबर्ग साम्य में समष्टि नहीं पाई जाएगी यदि उत्परिवर्तन हो ही ना, और प्रवास ना हो और समष्टि बड़ी हो। प्रवास अगर ना हो तो साम्य अवस्था में पाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि साम्य अवस्था कब बिगड़ता है? जब कोई व्यक्ति बाहर से आए या फिर हमारी ही समष्टि का व्यक्ति कोई चला जाए, तो भी साम्य अवस्था बिगड़ती है। उसी के साथ साथ अगर उत्परिवर्तन होता है तो भी साम्य अवस्था बिगड़ती है। और समष्टि बड़ी हो और व्यष्टियां वर्णात्मक रूप से संभोग करेंगी, तो यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर वर्णात्मक रूप से सिलेक्शन होगा तो फिर हार्डी-विनबर्ग साम्य में समष्टि नहीं पाई जाएगी। तो फोर्थ होगा, यही सबसे मेन यहाँ पे कोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति सामान्य दृष्टि वाली एक महिला से विवाह करता है, ठीक है, जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्णांध नहीं है। इस दंपति के पोतों का मतलब ग्रैंडसन है, तो ग्रैंडसन के वर्णांध होने की क्या संभावना है, ये पूछा गया है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्या इसका आंसर आएगा? एक वर्णांध व्यक्ति है, तो इसके लिए हम लिखेंगे x, c और y। इनका विवाह होता है सामान्य दृष्टि वाली महिला से जिनके परिवार में कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है। तो इनकी जो फीमेल है वो बिल्कुल कलर ब्लाइंड नहीं है, नॉर्मल विजन है इनके पास में। अब इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? XC X मिल जाएगा, XY मिल जाएगा, और फिर इधर से XC X और इधर से XY। तो पूछा गया है कि इनके ग्रैंडसन के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी। तो आप देख रहे हो कि ये इनके ग्रैंडसन है और ग्रैंडसन के वर्णांध होने की संभावना यहाँ पे 0% है। कोई भी पुत्र यहाँ पर, कोई भी ग्रैंडसन इनका वर्णांध नहीं है। तो आंसर होगा 4। सहलग्नता शब्द किसने प्रयोग किया था? W सटन ने और TH मॉर्गन ने, T बॉबेरी ने और G मेंडल ने। तो सहलग्नता शब्द किसने प्रयोग किया था? ये प्रयोग किया गया था मॉर्गन के द्वारा, और इस पर आधारित हमने प्रैक्टिकल भी किए हैं। तो हमारा आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, एक बहुप्रभाविक जीन एक व्यष्टि में बहुविध लक्षणों को नियंत्रित करता है। सेकंड ऑप्शन है केवल अद्यपादपों में अभिव्यक्त होता है। थर्ड ऑप्शन है अत्यंत नूतन काल में विकसित हुआ जीन है। और फोर्थ ऑप्शन है अन्य जीन में संयोजित होकर केवल एक लक्षण को नियंत्रित करता है। तो बहुप्रभाविक जीन के लिए क्या यहाँ पर हम स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे। एक बार फिर इसको रीड कर लेते हैं। बहुप्रभाविक जीन एक व्यक्ति में बहुविध लक्षणों को नियंत्रित करता है। बहुप्रभावी जीन एक ऐसा जीन होता है जो कि एक व्यक्ति में कई सारे लक्षणों को यदि वो नियंत्रित करता है, बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो उसे हम बहुप्रभावी जीन कहते हैं। सेकंड लिखा हुआ है केवल अद्यपादपों में अभिव्यक्त होता है, अत्यंत नूतन काल में विकसित जीन होता है, और अन्य जीन से संयोजित होकर केवल एक लक्षण को नियंत्रित करता है। तो एक लक्षण को तो नियंत्रित नहीं करता है, ये कई सारे लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो हमारे लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। सबसे ज्यादा मैचिंग इसी से हो रही है।
मटर के पौधों पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया था? पुष्प की स्थिति का प्रयोग, बीज का रंग, फली की लंबाई और बीज का आकार। तो हमें पता है कि फली की लंबाई का लक्षण नहीं लिया गया था, हालांकि पुष्प की स्थिति ली गई थी, बीज का रंग और बीज का आकार भी लिया गया था। तो आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहप्रभाविता, जिसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। तो सहप्रभाविता को दर्शाने वाली जीन में क्या होता है? विषम युग्मनज में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। सेकंड है, एक व्यक्ति एक युग्म विकल्पी दूसरे पर प्रभावी होता है। थर्ड ऑप्शन है, युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर कसकर संलग्नित होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, वे युग्म विकल्पी जो एक दूसरे के लिए अप्रभावी होते हैं। तो बताना है कि सहप्रभाविता को लेकर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। तो सहप्रभाविता दर्शाने वाले जीन में क्या होता है, एक बार फिर स्टेटमेंट को रीड करेंगे। विषम युग्मनज में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करते हैं। और सेकंड ऑप्शन है, एक युग्म विकल्पी दूसरे पर प्रभावी होता है। थर्ड है, युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर कसकर संलग्नित होते हैं। अब इससे पहले हम सेकंड वाले ऑप्शन को दोबारा पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक युग्म विकल्पी दूसरे पर प्रभावी। ऐसा प्रभाविता में देखा जाता है कि एक युग्म विकल्पी दूसरे पर प्रभावी होता है और जो दूसरा होता है वो अप्रभावी रहता है। तो एक अप्रभावी और दूसरा प्रभावी, तो ये प्रभाविता से संबंधित है, इसीलिए सेकंड तो हमारा नहीं होगा। थर्ड की बात करें, युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर कसकर सहलग्नित होते हैं। तो जब एक युग्म विकल्पी कसकर सहलग्नित होते हैं और यह चिपके हुए होते हैं, तो यह सहलग्नता के लिए होता है, न कि कोडोमिनेंस के लिए। फोर्थ ऑप्शन है, वे युग्म विकल्पी जो एक दूसरे के लिए अप्रभावी हैं। जो एक दूसरे के लिए अप्रभावी हैं, यह सहप्रभावी नहीं होते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट। विषम युग्मनज में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अपने आप को अभिव्यक्त यदि वो करते हैं तो वह सहप्रभावी जीन है। तो आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मानव वंशावली में भरे हुए संकेत प्रभावित व्यक्तियों का निरूपण करते हैं। तो दी गई वंशावली के प्रकार को पहचानना है। सबसे पहले हम इसे पहचानेंगे कि ये जो वंशावली आपको दी गई है ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, ये हमको पहचानना है। ये अलिंगी गुणसूत्र से संबंधित है या लिंगी गुणसूत्र से संबंधित है। तो इसके लिए हम पहले इसका जीनोटाइप देख लेते हैं। देखिए, जीनोटाइप में अगर हम ऑटोसोमल की बात करेंगे तो इस प्रकार से कैपिटल ए ये सामान्य के लिए होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए ये कैरियर के लिए होता है, स्मॉल ए ये रेगुलर ये रोगी के लिए होता है। और अगर हम यहाँ पर सेक्स लिंक्ड मान के चलें तो हम XX और XY लेंगे, राइट, XX और XY लेंगे। तो XX अगर नॉर्मल है फीमेल तो XX, और अगर डिजीज है, अगर फीमेल डिजीज है तो डिजीज फीमेल के लिए हम ले लेते हैं स्मॉल ए ये डिजीज्ड है, राइट। और अगर कैरियर है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और मेल के लिए लिखेंगे, डिजीज्ड अगर मेल है तो उसके लिए हम लिखेंगे XA और Y। इस तरह का जीनोटाइप हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर मेल को बताया गया है डिजीज्ड और फीमेल को बताया है नॉर्मल। तो अभी हम यहाँ पर ये डाल के देख लेते हैं। फीमेल के लिए नॉर्मल है तो XX यूज करेंगे और मेल के लिए डिजीज बताया हुआ है तो हम इस तरह से इसका जीनोटाइप यूज करेंगे, राइट। ठीक है, अब इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतति है, यहाँ पे फीमेल है और फीमेल के लिए आ रहा है X, और फीमेल अगर डिजीज है तो फीमेल के लिए XA होना चाहिए, राइट। तो हम ये भी मान के चल सकते हैं कि ये हो सकता है कि कैरियर हो, हम ये भी मान के चल सकते हैं कि ये हो सकता है कैरियर हो, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिजीज मान लिया है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो मेल है, मेल के लिए हम लिखते हैं XY, मेल के लिए हम लिखते हैं XY, तो ये ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। नीचे आते हैं, अब जब नीचे आएंगे तो नीचे अगर यहाँ पे XA है XY है और जब इनकी शादी इससे होती है तो इनके बच्चे नॉर्मल हैं
और इधर आप देखिए ये नॉर्मल है, तो इनके बच्चे यहाँ पर डिजीज्ड हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर भी देखिए कि ये नॉर्मल है और इनके बच्चे यहाँ पे डिजीज हैं और दोनों बच्चे डिजीज्ड हैं। तो इसका मतलब ये कि ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये ऑटोजोमल बेस्ड डिजीज है। ऑटोजोमल बेस्ड डिजीज है तो इसको हम अब ऑटोजोमल तरीके से ही करेंगे, ठीक है। अलिंगी गुणसूत्र को लेके करेंगे, तो अलिंगी गुणसूत्र को लेके यदि करेंगे तो यहाँ पे फीमेल लिया हुआ है, फीमेल का हम लेंगे कैपिटल ए जो कि नॉर्मल है। मेल यहाँ पे डिजीज है, इसको हमने स्मॉल ए मान लिया है, ठीक। अब यहाँ देखिए कि ये फीमेल डिजीज है, फीमेल डिजीज है तो इसका मतलब कि इसको हम हेट्रोजाइगस मान के चलेंगे, ये हेट्रोजाइगस है, तब जाके ये फीमेल यहाँ पे डिजीज हो जाती है। और इसको हम वापस कैरियर मान के चलते हैं। इधर आ जाइए, यहाँ पे ये दोनों नॉर्मल हैं, दोनों नॉर्मल हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये इस कैपिटल ए हो, स्मॉल ए हो, और इनकी जो इनका सन है ये यहाँ पे डिजीज्ड है, तो इसे हम मान के चलते हैं कि ये भी यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकती है, तो सन यहाँ पे स्मॉल ए होकर डिजीज्ड हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए कि ये भी डिजीज्ड है, ये भी डिजीज्ड है। तो इस पेडिग्री को जब हम सॉल्व करते हैं तो लगता है कि यह ऑटोजोमल डिजीज्ड है और ये अप्रभावी प्रकार की है। अप्रभावी में ये भी देखने को मिलता है कि हर जनरेशन में आपको डिजीज्ड पर्सन देखने को मिलेंगे, हर जनरेशन में आपको डिजीज पर्सन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो कैसा है, अप्रभावी है। तो आंसर हमारा होगा फोर्थ, ये अलिंगी सूत्र अप्रभावी डिजीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है। अप्रभावी जीन का विकार, एक संलग्न अप्रभावी जीन का विकार और गुणसूत्री विकार और प्रभावी जीन का विकार। तो हीमोफीलिया का सबसे अधिक अच्छा और वर्णन है कि यह हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन का डिसऑर्डर है, तो सेकंड आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबे तद्रुप प्रजनन उद्यान मटर पादप को एक बोने प्रजनन उद्यान मटर पादप से संकरित कराया गया है। जब F1 पादप को स्वपरागित कराते हैं तो जीन प्रारूप का परिणाम क्या होगा। तो ये तो स्टूडेंट्स हमको पता है कि जब हम इसका जीनोटाइप निकालेंगे तो 1:2:1 ही आएगा, बिकॉज यहाँ देखिए F1 को स्वपरागित करवाते हैं, तो हमने F1 हम प्राप्त करेंगे कैपिटल T स्मॉल t, तो ये हमको F1 प्राप्त हुआ है कैपिटल T स्मॉल t, ये हमारा F1 है। F1 को जब स्वपरागित करवाते हैं इस प्रकार से तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल T स्मॉल t, और यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t, तो ये प्राप्त होता है 1:2:1, राइट, ये 1:2:1 हमको प्राप्त होते हैं। तो क्या आंसर होगा कि सभी समयुग्मजी सभी यहाँ पे बताना है। इसमें ये भी देख लेते हैं कि जो एक हमें प्राप्त हुआ है ये समयुग्मजी लंबा है, एक जो प्राप्त हुआ है वो समयुग्मजी बोना है, और दो हमें विषम युग्मजी प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, लंबे समयुग्मजी एक है, लंबे विषम युग्मजी दो हैं और बोने यहाँ पर एक है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए, आई थिंक आप सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रभाविता, सहप्रभाविता, बहुप्रभाविता और बहुजीन वंशागति, इनको मैच करना है। तो मैच करते हुए क्वेश्चन है और इनकी डेफिनेशन सामने दी हुई है। प्रभाविता क्या होती है, प्रभाविता के लिए हमें बताना है। तो अनेक जीन, प्रभाविता के सामने लिखा हुआ है अनेक जीन, एकल लक्षण, एक नियंत्रण। बहुत सारे जीन हैं और एक लक्षण और एक नियंत्रण, तो ये इसका नहीं होगा प्रभाविता का। विषम युग्मजी जीव में केवल एक ही एलील स्वयं को अभिव्यक्त करता है। अगर विषम युग्मजी अवस्था होती है जिस प्रकार से कैपिटल T स्मॉल t, तो इस विषम युग्मजी अवस्था में केवल एक ही एलील अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, अपने आप को प्रभाविता दिखा रहा है, तो इसे हम कहते हैं प्रभाविता। तो ए में आएगा आपके सेकंड, ए में सेकंड यहाँ पे इसमें आ रहा है, ए में सेकंड इसमें आ रहा है, ठीक है। ए में आपके फोर्थ भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फोर्थ लिखा हुआ है, एकल जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है, तो ये गलत है। आगे चलेंगे, आगे यहाँ पर देखेंगे सहप्रभाविता क्या होती है।
सहप्रभाविता, विषम युग्मजीव जीव में दोनों ही एलील स्वयं को पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। तो अभी हमने देखा भी था सहप्रभाविता में जितने भी एलील होते हैं, 2 एलील पूरी तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, तो इसे हम सहप्रभाविता कोडोमिनेंस कहते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप ए भी इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपके सिकल सेल अनीमिया भी आपके इसी का एग्जाम्पल है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, बी में आपके आएगा थर्ड, तो बी में आ रहा है थर्ड। सी की बात करें तो सी बहुप्रभाविता है। तो एक जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है। अगर एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो इसे हम कहेंगे बहुप्रभाविता। तो सी में आएगा हमारे 4। नाउ डी की बात करें, बहुजीनी वंशागति, तो अनेक जीन एक लक्षण का नियंत्रण करते हैं। अगर अनेक जीन एक लक्षण का नियंत्रण करते हैं तो उन्हें कहा जाता है बहुजीनी वंशागति। डी में आएगा फर्स्ट, तो हमारा आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सही कथन का चुनाव करिए। हीमोफीलिया लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है डाउन सिंड्रोम असुगुणिता के कारण होता है। तो देखिए ए भी सही है और बी भी सही है। हीमोफीलिया एक प्रकार का लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। सेकंड है डाउन सिंड्रोम असुगुणिता की वजह से होता है। थर्ड ऑप्शन है फिनाइल कीटोन्यूरिया एक अलिंगी सूत्र अप्रभावी जीन है, और ये भी सही है। दात्र कोशिका, जिसे हम सिकल सेल अनीमिया कहते हैं, तो सिकल सेल अनीमिया में एक्स सहलग्न अप्रभावी जीन विकार है। तो एक्स सहलग्न अप्रभावी जीन विकार है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सिकल सेल अनीमिया में एक्स सहलग्न अप्रभावी जीन विकार नहीं होता है, ठीक। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो हमारा ए बी सी ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अभी देख लेते हैं। इसमें लिखा है ए और डी सही है, इसमें लिखा है बी और डी सही है, इसमें ए और सी और डी सही है, और इसमें लिखा है ए बी सी सही है। तो यही हमारा सही आंसर है 4th। नेक्स्ट है परीक्षणार्थ प्रसंस्करण, मतलब यहाँ पे टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है कि जब टेस्ट क्रॉस होता है तो जिसमें F1 द्विसंकरण मक्खियां शामिल थी, तो पुनर्योगज एक ही संततियों की तुलना में जनन का प्रकार की संततियां अधिक उत्पन्न हुई है। तो इससे क्या संकेत मिले हैं? तो टेस्ट क्रॉस हुआ है जिसमें F1 द्विसंकर मक्खियां शामिल थी। टेस्ट क्रॉस है जिसमें F1 द्विसंकर मक्खियां शामिल हैं, तो पुनर्योगज प्रकार की संततियों की तुलना में जनन प्रकार की संततियां अधिक उत्पन्न होगी। इसके क्या संकेत मिलते हैं? 2 जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित है। नेक्स्ट है अर्धसूत्रण के दौरान गुणसूत्र पृथक नहीं पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है 2 जीन सहलग्न है और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है, और दोनों ही लक्षणों का नियंत्रण एक से अधिक जीनों के द्वारा होता है। तो टेस्ट क्रॉस में F1 द्विसंकर मक्खियां शामिल थी। पुनर्योगज प्रकार की संततियों की तुलना में जनक, यहाँ पे जनन प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ पे जनक आएगा, तो यहाँ पर तुलना में जनक प्रकार की संततियां अधिक उत्पन्न हुई। जनक प्रकार की संततियां अधिक उत्पन्न हुई मतलब पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा प्राप्त हुए हैं और रिकॉम्बिनेंट कम मिले हैं। तो इसके क्या संकेत मिलते हैं? दोनों जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित हैं। अगर दोनों जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित हैं तो इसका मतलब जीन एक दूसरे से दूर दूर हैं, और जीन अगर एक दूसरे से दूर दूर हैं तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा प्राप्त होंगे, पुनर्योगज ज्यादा प्राप्त होंगे, सहलग्नता कम होगी। तो पहला स्टेटमेंट नहीं होगा, सेकंड स्टेटमेंट है अर्धसूत्रण के दौरान गुणसूत्र पृथक पृथक नहीं हो पाए, और थर्ड ऑप्शन है 2 जीन सहलग्न। देखिए पहले सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अर्धसूत्रण मियोसिस के दौरान गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाए। जब मियोसिस के दौरान गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाते तो यहाँ पर डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है। ये सब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब गुणसूत्रों में वियोजन नहीं होता तो क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये बीमारियां होती हैं। और यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बोला है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा प्राप्त हुए हैं, रिकॉम्बिनेंट कम प्राप्त हुए। तो उसका क्या रीजन है ये बताना है। थर्ड दिया हुआ है
दो जीन संलग्न हैं और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है। तो दो जीन यहाँ पर संलग्न हैं और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है, तो ये हो सकता है क्योंकि दोनों जीन पास पास हैं। और जब दोनों जीन पास पास हैं, संलग्न जीन है, तो इसका मतलब यहाँ पे संलग्नता ज्यादा है। और जब जहाँ पे संलग्नता ज्यादा होती है वहाँ पे पुनर्योगज कम बनते हैं, वहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपने देखा है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज। तो क्रॉसिंग ओवर लिंकेज दोनों एक दूसरे के अलग अलग चीजें हैं। क्रॉसिंग ओवर तब होता है, या फिर क्रॉसिंग ओवर या पुनर्योगज जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंस, ये तब ज्यादा प्राप्त होते हैं जब जीन एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और जब जीन एक दूसरे के पास पास होते हैं तो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता है, इसलिए आंसर होगा थर्ड। फोर्थ ऑप्शन भी आप देख लीजिए, दोनों ही लक्षणों का नियंत्रण एक से अधिक जीनों के द्वारा होता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वास्तविक प्रजनन पादप वह है जो कि लगभग समजात हो और अपनी तरह की संतान उत्पन्न करता हो। सेकंड है, अपने आनुवांशिक गठन में हमेशा समजात अप्रभावी हो। थर्ड है, अपने आप प्रजनन कर सके। फोर्थ है, असंबद्ध पादपों के बीच पर परागण से उत्पन्न किया जाता हो। तो एक वास्तविक प्रजनन पादप कौन सा होता है? एक बार फिर सारे ऑप्शन देख लेते हैं। लगभग समजात हो और अपनी ही तरह की संतति उत्पन्न करे। सेकंड है, अपने आनुवांशिक गठन में हमेशा समजात अप्रभावी हो। और थर्ड ऑप्शन है, अपने आप प्रजनन कर सके। और फोर्थ है, असंबद्ध पादपों के बीच पर परागण से उत्पन्न किया गया हो। तो इसमें आपके आंसर आएगा फर्स्ट। एक वास्तविक प्रजनन पादप वो है जो कि लगभग समजात हो। समजात पादपों में अगर यहाँ पर संकरण होता है तो ज्यादा हमें संतति प्राप्त होती है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, एक वर्णांध पुरुष है और ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समयुग्मजी है। उनके पुत्र के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो अभी इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। एक वर्णांध पुरुष है तो कलर ब्लाइंड मेल है। कलर ब्लाइंड मेल के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स, सी और वाई। इनकी शादी हुई है, ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समयुग्मजी है, जो कि यहाँ पे नॉर्मल विजन के लिए है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एक्स एक्स। इनका विवाह होता है तो इनसे प्राप्त होने वाली संतति कैसी होगी? तो इसका इससे क्रॉस होगा तो एक्स सी एक्स, इसका इससे एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स सी एक्स और एक्स वाई। इन्होंने पूछा है कि पुत्र के वर्णांध होने की संभावना। आप देख रहे हो कि इनके द्वारा जो उत्पन्न पुत्र हैं, इनके द्वारा जो उत्पन्न संतति है, तो उसमें वर्णांध होने की संभावना 0% है। दोनों ही पुत्र इनके नॉर्मल प्राप्त हुए हैं, तो आंसर हमारा होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। आनुवांशिक विचलन कहाँ होता है? आनुवांशिक विचलन कहाँ पे होता है? फर्स्ट है अजननीय समष्टि में, दूसरा है मंद रूप से जननीय समष्टि में, और तीसरा है छोटी विलगित समष्टि में, और फोर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी विलगित समष्टि में। आनुवांशिक विचलन जिसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ देखने को मिलता है? छोटी विलगित समष्टि में। तो आंसर हमारा होगा थर्ड। हार्डी-विनबर्ग समीकरण में विषम युग्मजी व्यष्टि की प्रायिकता हम किससे निरूपित करते हैं? देखिए, जब हार्डी-विनबर्ग लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि पी स्क्वायर का मतलब है प्रभाविता। ये प्रभावी जीन के लिए है, प्रभावी के लिए हम उपयोग में लेते हैं पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, और अगर क्यू स्क्वायर की बात करें तो क्यू स्क्वायर मतलब ये अप्रभावी के लिए है, और यहाँ पे जब 2pq लिखते हैं तो इसका मतलब कि ये विषम युग्मजी के लिए है 2pq। 2pq है विषम युग्मजी अवस्था के लिए। तो हमें बताना है कि विषम युग्मजी व्यष्टि का निरूपण हम किससे करेंगे? विषम युग्मजी के निरूपण के लिए होगा 2pq। आंसर होगा 4। नेक्स्ट है, यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप IA IB है एवं IA और I है, लिख लेते हैं इनके जीनोटाइप। पति और पत्नी का जीनोटाइप IA और IB और IA और I है, स्मॉल I है, तो इनके रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप होने की संभावना है?
इनके रुधिर वर्ग में जीनोटाइप और फिनोटाइप की संभावना हमें बताना है। क्रॉस करके देख लेते हैं पहले, IA और IA, और फिर इसका इससे क्रॉस होगा IA IB। यहाँ पे इसका इससे क्रॉस होगा IA और स्मॉल I, इसका इससे क्रॉस होगा IB और स्मॉल I। तो अब हमें बताना है कि फिनोटाइप कितने हैं और जीनोटाइप कितने हैं। ब्लड ग्रुप की बात करें तो एक यहाँ पर ब्लड ग्रुप, दो हमें ब्लड ग्रुप A प्राप्त हुआ है, दो ब्लड ग्रुप A प्राप्त हुए हैं, ठीक है, IA और IA और स्मॉल I। हाँ, तो यहाँ पे दो तो हमें ब्लड ग्रुप A प्राप्त हुए हैं, A ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप, तो तीन तरह के ब्लड ग्रुप हमें मिले हैं। तो तीन ब्लड ग्रुप यहाँ पे, तीन फिनोटाइप हैं। और जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप भी आप देख रहे हो, चार प्रकार का जीनोटाइप मिला है। एक जीनोटाइप है IA वाला, दूसरा जीनोटाइप है IA स्मॉल I विषम युग्मजीव वाला, ये आप देख रहे हो A और B वाला, और ये वाला B और I। तो इस तरह से चार प्रकार के जीनोटाइप हमको देखने को मिलते हैं। तो आंसर होगा सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोगों की थी? 1840 से 1850, 1857 से 1869 और 1870 से 1877 और 1856 से 1863। तो आंसर होगा हमारा 1856 से 1863। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। सहलग्नता शब्द का निर्माण फ्रैंकलिन और स्टाहाल ने किया था, ठीक है, ये गलत है। सहलग्नता का निर्माण फ्रैंकलिन और स्टाहाल ने नहीं किया। पुन्नेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। तो पुन्नेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया था, पुन्नेट स्क्वायर। थर्ड है, स्प्लाइसिसोम स्थानांतरण में भाग लेता है, ये भी गलत है। पारक्रमण की खोज अल्टमान ने की थी, ये भी गलत है। तो आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट है, हमको यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से मिलाया गया है ये बताना है। तो मटर में मंड संश्लेषण, ABO रक्त समूह और XO प्रकार का लिंग निर्धारण और TH मॉर्गन, तो कौन सा यहाँ पर गलत बताया है ये बताना है। तो देखिए, ABO रक्त समूह जिसमें ब्लड ग्रुप A और B, ये सह प्रभाविता का उदाहरण है। टिड्डे के अंदर XO प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, ये भी सही है। सहलग्नता के बारे में TH मॉर्गन ने बताया था, ये भी सही है। लेकिन मटर में मंड का संश्लेषण, ये बहुविकल्पी का उदाहरण है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को दर्शाते हैं? फर्स्ट है प्रभाविता, सहप्रभाविता, बहुअलील, और D है अपूर्ण प्रभाविता, और फोर्थ है बहुजीन वंशागति। तो इनमें से कितने समूह ऐसे हैं जो कि रुधिर वर्गों की वंशागति को समझाते हैं? तो देखिए, प्रभाविता तो है ही, इसमें ब्लड ग्रुप A है, तो ये सारे ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ये सब प्रभाविता के उदाहरण हैं। तो प्रभाविता है ही, और उसके साथ में सह प्रभाविता भी है, और उसी के साथ बहुअलील भी हैं, क्योंकि वैसे तो अलील दो ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन अलील हैं। ब्लड ग्रुप के तीन प्रकार के अलील हमको देखने को मिलते हैं, A, B और स्मॉल I। तो बहुअलील और अपूर्ण प्रभाविता यहाँ पे नहीं है, बहुजीन वंशागति भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। एक स्त्री को X गुणसूत्र में और एक सहलग्न अवस्था में एक गुणसूत्र किन में वंशागत होगा? केवल पुत्रियों में। एक स्त्री के X गुणसूत्र में X सहलग्न अवस्था है, तो यह किस में वंशागत होगा ये हमको बताना है। केवल पुत्रियों में, केवल पुत्रों में, और केवल पोता और पोतियों में, और नाती और नातिनों में, और पुत्र और पुत्री दोनों में। तो क्योंकि X क्रोमोसोम है, और इस X क्रोमोसोम, यही जो फीमेल का X क्रोमोसोम है, वो उसकी डॉटर में भी जाता है और उसके सन में भी जाता है। तो आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 27, आनुवांशिक मानचित्र के निर्माण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई अपनाई गई है? ठीक है, आनुवांशिक मानचित्रण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई अपनाई गई है? 10% क्रॉसिंग ओवर को निरूपित करते हुए दो अभिव्यक्ति जीनों के मध्य की दूरी एक इकाई है। सेकंड है,
100% क्रॉसिंग ओवर निरूपित करते हुए दो अभिव्यक्ति जीनों के मध्य दूरी की एक इकाई। 1% क्रॉस के निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच की दूरी एक इकाई है। और फोर्थ ऑप्शन है 50% क्रॉसिंग ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के मध्य की दूरी एक इकाई है। तो हमें बताना है कि जब आनुवांशिक मानचित्रण हम करते हैं तो 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब क्या होता है। मानचित्र में इकाई सेंटीमॉर्गन से हम बताते हैं, तो 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो 10% क्रॉसिंग ओवर करते हुए 10% क्रॉसिंग ओवर और दो जीनों के अभिव्यक्ति के मध्य की दूरी एक इकाई, तो ये गलत है। नेक्स्ट है 100% क्रॉसिंग ओवर, तो ये वाला भी गलत है। और थर्ड दिया हुआ है 1% क्रॉसिंग ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच की दूरी को हम यहाँ पर सेंटीमॉर्गन से मापते हैं, तो आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं अब। चलिए, तो जीनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योगज की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई है। तो बताना है यहाँ पर कि जीनों के बीच की दूरी का मापन और एक ही गुणसूत्र पर जीन के युग्मों के पुनर्योगज की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई है। फर्स्ट है टी.एच. मॉर्गन, सेकंड है ग्रेगर जॉन मेंडल एंड थर्ड है अल्फ्रेड स्टुअर्ट और फोर्थ है सटन एंड बॉवेरी। तो इसके बारे में बताया था अल्फ्रेड ने सबसे पहले बताया था यहाँ पर पुनर्योगज की आवृत्ति की व्याख्या के बारे में, तो आंसर होगा हमारा थर्ड। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। एंटीराइनम स्नैपड्रैगन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं एक लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ में प्रजनन करवाते हैं, तो F1 में हमें गुलाबी प्राप्त होता है। एक लाल पुष्प का प्रजनन होता है, लाल पुष्प का संकरण होता है श्वेत के साथ में, तो हमें जो पुष्प प्राप्त हुआ है वो पिंक कलर का प्राप्त हुआ है। तो जब गुलाबी पुष्पों को स्वपरागित किया गया तो F2 में हमें श्वेत भी प्राप्त हुआ है, लाल भी हुआ है और गुलाबी पुष्प भी प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से गलत कथन आपको बताना है यहाँ पे देख के। तो फर्स्ट दिया हुआ है यह प्रयोग प्रभाविता के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि प्रभाविता के सिद्धांत का ये अनुसरण करता। तो जो प्रभावी होता, जैसे कि लाल पुष्प था और सफेद पुष्प था, तो लाल और सफेद में से अगर सफेद प्रभावी है तो सफेद पुष्प ही बनने थे, ना कि पिंक कलर के बनने थे। तो ये यहाँ पे प्रभाविता का अनुसरण नहीं करता है। सेकंड दिया हुआ है F1 में गुलाबी रंग अपूर्ण प्रभाविता के कारण आया है। और थर्ड दिया हुआ है F2 में 1/4 लाल है, 2/4 गुलाबी है, 1/4 श्वेत है और इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता है। तो इसके लिए गलत कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन हमें को बताना है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट तो इसके लिए सही है कि ये प्रभाविता के नियम का अनुसरण नहीं कर रहा है। सेकंड, F1 में गुलाबी रंग अपूर्ण प्रभाविता के कारण आया है, तो जो गुलाबी रंग है वो अपूर्ण प्रभाविता की वजह से आया है। अगर पूर्ण प्रभाविता होती तो या तो हमें जो प्रभावी कलर है वही दिखाई देता, तो ये भी सही है। और F2 का अनुपात लिखा है 1:2:1, तो 1:2:1 ये जो लिखा गया है ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है कि इस प्रयोग में पृथक्करण के नियम का लागू नहीं होता, तो पृथक्करण का नियम इसमें लागू नहीं होता, जबकि पृथक्करण का नियम तो लागू होता है हर प्रकार के प्रयोग में, चाहे कोई सा भी हो। पृथक्करण का नियम क्या है कि जब युग्मक बनते समय जो गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, एलील एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, तो यही पृथक्करण का नियम है। तो यहाँ पे युग्मक तो बन ही रहे हैं, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसके लिए गलत है। अनुचित कथन का चयन कीजिए। नर फल मक्खी विषम युग्मकी होती है। नर टिड्डों में 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। थर्ड है पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, न कि अंडाणु पर। और फोर्थ है मानव नर में एक लिंग गुणसूत्र दूसरे के अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है, तो मानव में हमको पता है XY है, तो Y वाला क्रोमोसोम ये छोटा होता है। थर्ड लिखा हुआ है पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, ना कि अंडाणु पर। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके गलत है। फोर्थ है नर टिड्डों में
नर टिड्डों में 50% शुक्राणुओं से लिंग गुणसूत्र नहीं होते, ये भी सही है। और नर फल मक्खी विषम युग्मकी होती है। तो यहाँ पे ये आपका थर्ड ये अनुचित कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मैच करना है हमको, दिया गया है टर्नर सिंड्रोम मादा विषम युग्मता और टिड्डा के लिए और मादा समयुग्मकता के लिए। तो मैच कर लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम के लिए क्या लगेगा, लिंग यहाँ देखिए टर्नर सिंड्रोम के लिए हमको बताना है। तो फर्स्ट में हमारा क्या होगा, तो ए में यहाँ पर लिंग निर्धारण के लिए एक्स और एक्सो ये पाया जाता है टिड्डे में। फिर नेक्स्ट है आपका लिंग निर्धारण की एक्स और एक्स वाई, तो ये मादा के अंदर होता है मादा समयुग्मकता, एक्स वाई ये हमारे अंदर होता है ह्यूमंस के अंदर। तो आ जाएगा आपके बी में फोर्थ, बी में आ जाएगा आपके फोर्थ। फिर सी में देखते हैं कैरियोटाइप 45 कैरियोटाइप है, तो यह है आपके टर्नर सिंड्रोम के लिए। और ZW और ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण ये मादा विषम युग्मजता के बारे में बताता है। ठीक है, ये बता रहा है मादा विषम युग्मजता के बारे में, राइट। तो ए में फर्स्ट भी है क्या, तो यहाँ हम आंसर लगाएंगे हमारा थर्ड, फोर्थ, बी में फोर्थ, राइट। और सी में कैरियोटाइप 45 है, 46 मतलब एक कम क्रोमोसोम है, तो ये भी सही है। सी में आपके आ जाएगा मादा विषम युग्मजता। ठीक है, तो इस तरह से हमको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। रक्त समूह ए वाले एक नर की तथा रक्त समूह बी वाली एक मादा से शादी हुई है, तो संतति में रक्त समूह या तो ए बी या बी है, तो जीनोटाइप की क्या संभावना होगी। यहाँ पे पूछा गया है कि एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप है ए और फीमेल है जिनका ब्लड ग्रुप है बी, और उनके द्वारा जो संतति उत्पन्न हुई है, उनके द्वारा जो प्रोजेनी पैदा हुई है, वो प्रोजेनी या तो सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाली है और बी ब्लड ग्रुप वाली है। तो उन पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है ये हमको बताना है। तो हमें बताना है जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, हमें जीनोटाइप बताना है। जीनोटाइप पेरेंट्स का, जनक का हमको जीनोटाइप बताना है कि जनक का जीन प्रारूप क्या होगा, जीन प्रारूप बताना है। मेल के लिए दिया हुआ है कि जो मेल है वो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं और फीमेल है ब्लड ग्रुप ए। यहाँ पे जीनोटाइप दिए गए हैं पेरेंट्स के, और इनमें से हमको पेरेंट्स का चुनाव करना है कि कौन से ऐसे पेरेंट्स के जीनोटाइप होंगे जो कि सिर्फ ब्लड ग्रुप ए बी और बी वाले प्रोजेनी ही उत्पन्न करेंगे। तो पहला ऑप्शन लेके देख लेते हैं। यहाँ पर एक एक जीनोटाइप को हम लेके देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है IA और I, दूसरा है B और B, फीमेल है IB और IB। इनके द्वारा जो संतति होगी वो AB ब्लड ग्रुप वाली, B वाली और AB और B वाली। तो आप देख रहे हो कि इनके बीच में जब क्रॉस करवाया है तो हमें केवल AB और B वाली संतति ही प्राप्त हो रही है। सेकंड भी यहाँ पर करके देखेंगे, IA और A और BB, तो A और B और B के मध्य, तो यहाँ पे सारे AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे, सारे AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे। और थर्ड दिया हुआ है IAA और BI, तो उसका यहाँ पे करके देखेंगे हम AA और BI। तो इसमें AB है, इसमें भी AB है, इसमें ओनली A है और यहाँ पे ओनली A है। तो हमें AB चाहिए या फिर B चाहिए। फोर्थ वाला भी करके देखेंगे। फोर्थ में है A और I और B और I, तो इसमें हमको AB तो मिल ही रहा है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर B भी मिल रहा है, B और I, और यहाँ पे A मिल रहा है और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, A और स्मॉल i।
तो इस टाइप की जीनोटाइप में आपको ब्लड ग्रुप ए भी मिल रहा है, ब्लड ग्रुप बी भी मिल रहा है, ब्लड ग्रुप ओ भी मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि आपको ए बी और बी ही मिल रहे हैं। तो इस तरह से इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। इस टाइप के जीनोटाइप में अगर क्रॉस होता है, अगर इस टाइप के जीनोटाइप में क्रॉस होगा तो संतति सिर्फ और सिर्फ ए बी और बी वाले ब्लड ग्रुप वाली ही होगी। तो आंसर है हमारा फर्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है, जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों का निर्माण, F1 एवं F2 पादप, इनको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो जनकों के द्वारा युग्मकों का उत्पादन और युग्मनजों का निर्माण और F1 और F2 पादप, इन्हें किसके द्वारा हम समझ सकते हैं? पाई चित्र के द्वारा, स्तूप चित्र के द्वारा, पुन्नेट वर्ग के द्वारा और वेन चित्र के द्वारा। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारे 2021 का भी क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट यहाँ पर जो पुन्नेट स्क्वायर है इस पे क्वेश्चन आया है, तो ये पुन्नेट स्क्वायर से ही हम समझते हैं जितना भी हमें जेनेटिक्स में मेंडल ने बताया है, तो पुन्नेट स्क्वायर के थ्रू ही हम सारे के सारे F1 प्रोजेनी और F2 प्रोजेनीज के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके 33 क्वेश्चंस थे। आपने देखा कि आज की क्लास में हमने ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए और आपके कलर ब्लाइंड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।